हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिए, आज हम करने वाले हैं आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का क्लास नंबर 14 है ना। क्लास नंबर 14 है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिएगा, हमारी जो क्लास 48 है ना, इसमें मैंने पूरी तरीके से आपका जो है जीव विज्ञान को क्वेश्चन को लिया था, है ना। जीव विज्ञान का क्वेश्चन को लिया था मैंने इसमें, और अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जीव विज्ञान के जितने भी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक राउंड में पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रसायन का, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे भौतिकी का, ठीक है। देखिए, यहाँ से 60 नंबर के प्रश्न बनने हैं और मैं तीनों को अगर 20-20 नंबर में डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ऐसा ही रहेगा लगभग रेशियो, ठीक है, तीनों पोर्शन का। तो हम लोग जो जीव विज्ञान वाला आसान वाला पोर्शन इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इन दोनों की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट फिर इनके तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, ये आपका क्या तो पहला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों, ठीक है, जिसको क्या तो प्रोकारियोटोस में मौजूद नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है, ये आपको बताना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया ए कोशिका द्रव, डी केंद्रक झिल्ली, सी कोशिका भित्ति और डी राइबोसोम, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, है ना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या तो केंद्रक झिल्ली, है ना। अब चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिएगा, ठीक है, साथ में केंद्रक झिल्ली के बारे में क्या याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब ठीक, तो केंद्रक झिल्ली के बारे में आपको और क्या याद रखना है, तो यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली की, ठीक है, ये दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। सबसे पहले क्या याद रखना है, दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, ठीक है। ये जो है केंद्रक को चारों ओर से घेर के रखती है, ठीक। केंद्रक को चारों ओर से क्या तो घेर कर रखती है, ये याद रखना है, ठीक है। इसकी जो है बाहरी झिल्ली, या ऐसा कहा जाए बाहरी परत, ठीक है, केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी परत होती है, या ऐसा कहें बाहरी झिल्ली होती है, यह अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये जो है अंतः प्रद्रवी द्रवी जालिका से क्या तो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसी में, ठीक, अंतः प्रद्रवी जालिका में क्या तो राइबोसोम पाया जाता है, क्या तो राइबोसोम जो है उपस्थित होता है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही कोशिका में अगर आपसे पूछा जाए केंद्रक की खोज, है ना, पिछले कक्षा में मैंने बताया था, चलो आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। केंद्रक की खोज ये किया गया किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, ठीक है। कब किया गया, तो 1831 में, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केंद्रक को ही कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, ठीक। केंद्रक को ही कोशिका का क्या तो नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में इतनी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, देखिएगा, है ना। ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जाओं का क्या तो निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है ना। सिंपल सा प्रश्न है।
मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन मतलब ग्लूकोज को टूटने के लिए ऊर्जा, है ना, या ऐसा समझे ग्लूकोज के विघटन के द्वारा, है ना, जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। ए ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड और डी आपका है हाइड्रोजन, है ना। डी आपका क्या तो हाइड्रोजन। चलिए देखिएगा इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये है यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ठीक है, एक मिनट। आ गया, एक मिनट दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे चलिए ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है, इसमें अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसकी आगे हम लोग जो पादप कोशिका पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये प्रश्न और कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ से पूछा गया कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है ना। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, एक मिनट। ठीक, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पायरुवेट, बी है एटीपी, सी है एडीबी, एडीपी और डी है ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एटीपी। ठीक है, तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एटीपी, इसको हम लोग क्या कहा जाते हैं, इसको फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना आप लोग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक, तो एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है, ये क्या है तो याद रखना है एक जटिल कार्बनिक रसायन है। ठीक, एटीपी एक क्या है तो जटिल कार्बनिक रसायन है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है, और एटीपी किसमें तो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है ना। ये भी याद रखना है आपको, किसमें तो जीवित कोशिका में ये जो है पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही इसी जीवित कोशिकाओं को क्या कार्य करने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। इसी जीवित कोशिकाओं को ये अलग अलग प्रक्रियाओं से चलने वाले, ठीक है, या ऐसा कहा जाए अलग अलग कामों के लिए क्या तो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे देखेंगे जैसे कि जीवित कोशिकाओं को आवेग करने के लिए, आवेग मतलब चलने फिरने के लिए, साथ ही मांसपेशी जो होती है, मांसपेशियों के संकुचन, ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए, और साथ ही अन्य प्रकार के रासायनिक संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एटीपी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस कोशिकांग को, कोशिकांग मतलब कोशिकांग को
कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम और डी लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा, ठीक, लाइसोसोम के बारे में क्या है, आप लोगों ने देखा कि इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या मिलता है तो आपको याद रखना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और इसी कारण ये लाइसोसोम का जो पीएच मान है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाने के कारण 4.5 से 5 के बीच होता है ना। 4.5 से 5 के बीच होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये अम्लीय होता है। ठीक, इसका मतलब ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के, कितने तो 6 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए कोशिका द्रव, सी हरित लवक, डी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जी गैस। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव, है ना। ऑप्शन ए क्या तो कोशिका द्रव आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव कहलाता है, या ऐसा कहें कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक झिल्ली जैसी संरचना होती है ना। कोशिका द्रव कैसा तो झिल्ली जैसी, ये जो है क्या तो संरचना होती है। ठीक है, झिल्ली जैसी किस क्या होती है तो संरचना होती है, या ऐसा कहें ये क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक, इस संरचना में क्या देखने को मिलता है आपको, जेली जैसा पदार्थ देखने को आपको मिलता है इसमें। ठीक है, और ये जो जेली पदार्थ है, ये आपको याद रखना है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। इसको आपको क्या याद रखना है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। ठीक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। कोशिका के अन्य, ठीक है, पदार्थ हैं अथवा कोशिका के अंग जो है कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। इसी कोशिका द्रव में कोशिका के अन्य अंग और साथ ही जो पदार्थ है ये इसी में होते हैं, उपस्थित होते हैं, किसमें तो कोशिका द्रव में। ठीक है, और जैसे बात करें कौन सा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक नाम माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है गाल्जी का है। ठीक, गाल्जी का है, और एक नाम और याद रख सकते हैं आपको, राइबोसोम। ये सभी कहाँ उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहां आपसे पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए 50s और 40s, बी 60s और 40s, सी 50s और 30s, डी डी आपका ये है एक्चुअल में क्या तो 0s है ना, 0s और 30s। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 50s और 30s। ठीक है, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, कोशिका के जीवद्रव झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया अब थोड़ी देर पहले कि राइबोसोम ये किससे तो कोशिका के, ठीक है, कोशिका के जो जीवद्रव झिल्ली है
उसके साथ ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है या इसके अंदर में रहता है। ये जो है 15 से 12 नैनोमीटर आकृति की होती है। ठीक है, राइबोसोम जो है 15 से 12 या ऐसा कहें 12 से 15 नैनोमीटर के आकार की ये होती है। और दो उप इकाइयों में, है ना, दो उप इकाई में, एक कौन सा है आपका 50S और दूसरा है 30S। ठीक है, कि ये बनी होती है और आपस में मिलकर ये दोनों 50 और 30S आपस में मिलकर 70S, याद रखना है 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। ठीक है, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। ठीक है, और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। ठीक है, राइबोसोम में आपको क्या याद रखना है कि इसमें प्रोटीन संश्लेषित होता है, या ऐसा कहें प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम जो है कौन करता है, वो करता है राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, आपको बताना है। ए 32 केमोल, टी 30.5 किलोमोल, ठीक है, और डी 32.5 केमोल, ठीक, और डी 33 केमोल। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30.5 केमोल, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एटीपी, ठीक, संश्लेषित अणु होता है। एटीपी के बारे में क्या याद रखना है कि एटीपी जो है संश्लेषित क्या तो अणु होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। और इसका उपयोग जो है मैंने क्या बताया, ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, एटीपी का विखंडन या एटीपी का टूटना होता है। ठीक, इसी प्रक्रिया में एटीपी का विखंडन या एटीपी का टूटना होता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, तो ऊर्जा में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। ठीक, ये क्या करता है, वो एटीपी जो है ऊर्जा में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चलाने का काम करता है। ठीक, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को क्या तो चलाने का ये जो है काम करता है। इसी प्रकार पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जोड़ा जाता है। ठीक है, एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, तो याद रखना पानी की सहायता से जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसकी सहायता से, तो पानी की सहायता से, जिसके फलस्वरूप 30.5 के मोल के बराबर क्या होती है, तो ऊर्जा निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। कौन सा कोशिका अंग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, ऑप्शन जो है आपका क्या तो ऊपर नीचे हो गया है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आप लोग ए लेंगे, ये जो है ए है। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। ठीक, ये क्या है आपका ए है, अब सही हुआ। ठीक, अब देखिएगा, ए अंतः द्रवी जालिका, डी राइबोसोम, सी गाल्जी काय, और डी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतः द्रवी जालिका, ये आपका क्या तो सही उत्तर है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अंतः द्रवी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, है ना। अंतः द्रवी जालिका को इंग्लिश में क्या तो ईआर के नाम से जाना जाता है। क्या तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे ईआर। ईआर को क्या कहा जाता है, तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है केंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिका अंग है। ठीक, अंतः द्रवी जालिका क्या है, ये जो है केंद्रक कोशिका में, ठीक, केंद्रक कोशिका में क्या होता है तो स्थित होता है, सबसे पहले ये याद रखना है। ठीक, केंद्रक कोशिका में क्या होता है तो ये स्थित होता है। ठीक, और ये किस प्रकार का अंग है तो झिल्लीदार कोशिका अंग है। ठीक है, ये किस प्रकार का अंग है तो आपको याद रखना है झिल्लीदार कोशिका का अंग है। और इसका जो है प्रमुख कार्य, ठीक है, इसका कार्य क्या है तो याद रखना है आपको, विषाक्त पदार्थों और जहरीले, ठीक, विषाक्त पदार्थों और जहरीले औषधि के जहरीले प्रभाव को क्या करना तो खत्म करना या कम करना। ठीक है, और इसकी रचना जो है किसके समान होती है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है अंतः द्रवी जालिका की रचना जो है ना, प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। किसकी तो प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं, ये आपको बताना है। ए प्लाज्मा कोशिकाएं, सी तल्की उपकला, डी घनाकार उपकला, और डी मास्ट कोशिकाएं। ठीक है, क्या तो मास्ट कोशिकाएं। देखिएगा, यहां आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तल्की उपकला हो जाएगा, ये आपका क्या तो सही उत्तर है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर तल्की उपकला के बारे में क्या याद रखना है कि ये चपटी कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तल्की उपकला जो है एक चपटी कोशिकाएं होती है। इसका स्तर जो है क्या होता है तो पतला होता है। ठीक, इसका स्तर क्या होता है याद रखना है आपको, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, और इसकी जो किनारे हैं स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, इसका जो किनारा है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। ठीक, इसका किनारा किस प्रकार का होता है तो ये आपको याद रखना है, अनियमित होता है। ठीक है, यह ऊतक जो है, ठीक है, प्लाज्मिक उपकला आपका तल्की उपकला ऊतक जो है रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों में वायु कोष में पाया जाता है। ठीक, तल्की उपकला जो है रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक, रक्त वाहिकाएं, ठीक, रक्त वाहिकाएं की भित्ति में, और साथ ही आपको याद रखना है फेफड़े के वायु कोष में। ठीक है, फेफड़े के किस में तो वायु कोष में ये जो है क्या तो पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये काम क्या करता है तो ये देखिए है ना, ये विसरण का काम करता है। क्या काम करता है तो विसरण का काम करता है। ठीक, यहां पर इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईएफ द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है ये आपको बताने हैं। ए, ठीक है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईएफ द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है बताने। ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण, बी लिपिड का संश्लेषण, सी प्रोटीन का संश्लेषण, डी जटिल शर्करा का संश्लेषण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, तो कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में, कहाँ तो याद रखना है, यकृत कोशिकाओं में आपको क्या देखने को मिलता है, SER। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलता है आपको, SE, ये एक्चुअल में F नहीं है, R है ना। ठीक है, SER, ये क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या होता है, स्त्रावित होता है, मतलब ये स्त्रावित कहने का मतलब क्या होता है, ये निकलता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। यह चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है। ठीक है, देखिए जिस जहां पर भी आपको देखने को क्या मिलेगा, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है, ये चिकनी है ना। स्मूथ का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, चिकनी है, मुलायम है, इस तरीके की झिल्ली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है तो औषधि और विषों का निराविषीकरण। ठीक है,
जो औषधि और जो जहर होता है, ठीक है, उसका जो विष होता है उसको ठीक करने का या उसको निर्मुक्त करने का या उसको कम करने का काम ये करता है। ठीक, कितनी चीजें हुई। SER का फुल फॉर्म याद रखना है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकी घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताने हैं। ए राइबोसोम, बी गाल्जी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी आपका क्या है, तो याद रखना है आपको हरित लवक। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, साथ ही राइबोसोम के बारे में क्या याद रखना है कि राइबोसोम जो है RNA और प्रोटीन, ठीक है, दोनों से मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक अंतर कोशिकीय संरचना है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, अंतर कोशिकीय क्या है, तो संरचना है, ये याद रखना है। फिर अगला इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, क्या तो प्रोटीन संश्लेषण का ये क्या तो काम करता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां से पूछा गया कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी श्वेत रक्त कणिकाएं और डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक मिनट है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में क्या तो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो याद रखना है इसका जो सही उत्तर होगा ए। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको याद रखना है कि जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक, जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है, इसको करने के लिए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, एटीपी के रूप में क्या तो ऊर्जा, ठीक है, क्या करता है तो प्रदान करता है, इतनी याद रखें। ठीक, साथ ही आपको याद रखना है, इसीलिए इसे क्या तो कोशिका का बिजली घर, ठीक है, इसीलिए इसको क्या तो कोशिका का बिजली घर या इंग्लिश में इसी को क्या तो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था आपका 1857 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, नाम याद रखना है, अल्बर्ट वान कॉलिकर। ठीक है, नाम आपको याद रखना है क्या तो अल्बर्ट वान कॉलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था 1857 को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गाल्जी काय, सी क्लोरोप्लास्ट और डी लाइसोसोम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम एक क्या है, तो एक झिल्ली युक्त आबंध कोशिका अंग है। ठीक, लाइसोसोम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि एक कोशिकांग है सबसे पहले तो। ठीक है, कोशिकांग मतलब कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें क्या तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या आपको याद रखना है, अम्लीय हाइड्रोलेजेज क्या तो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये सभी प्रकार के जैविक जो बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। ये बेसिकली हाइड्रोलिंकेज एंजाइम ये क्या करता है, तो पाचन करने का काम करता है या पचाने का काम करता है। अब किसका पाचन करता है, तो सबसे पहले याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है,
फिर अगला आपको याद रखना है यहाँ पे प्रोटीन का, अगला याद रखना है आपको लिपिड का, और अगला याद रखना है आपको न्यूक्लिक अम्ल का। किसका? तो न्यूक्लिक अम्ल का। और इन सभी को आपस में हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। तो इनको पचाने का क्या तो काम, ठीक है, किसके द्वारा? तो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व, मतलब परिपक्व, समझिएगा, परिपक्व आरबीसी को छोड़कर। ठीक है, परिपक्व मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, वो बन गया है ना अपना। ठीक है, अपना नवीन अवस्था में नहीं है, बल्कि अपना क्या है तो मूल अवस्था में। ठीक है। तो लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी कोशिकाओं में क्या होता है तो ये पाया जाता है। ठीक है। और लाइसोसोम के बारे में क्या याद रखना है? मैंने क्या बताया था पहले? अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रदवी, अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, ये जो क्या करता है, लाइसोसोम एंजाइम का निर्माण करता है। यही क्या करता है? लाइसोसोम एंजाइम का निर्माण अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसी के चारों ओर क्या होता है? वो झिल्ली होता है ना। तो इसके चारों ओर जो झिल्ली होता है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, गाल्जी काय के द्वारा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई हैं। आपको इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि कोशिका का अगर कोई अंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है या मृत हो जाता है, तो लाइसोसोम जो है एंजाइम वहां पे उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या करता है वो, ठीक है, उस क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को में क्या होता है वो, ठीक है, ये हाइड्रोलेजिक एंजाइम जो होता है उसको क्या करता है, ठीक है, पूरी तरीके से वहां पर उसको मार देता है। ठीक है, उसको मार देता है मतलब उसको पचा देता है। ठीक है, तो इसी कारण लाइसोसोम को क्या तो आत्महत्या की थैली या, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बस इतनी चीजें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही।